आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, बायोम किसे कहते हैं, प्रकटान किसे कहते हैं, पारिस्थितिक कर्मता किसे कहते हैं। तो इन सारे विषयों को आज हम लोग देखने और समझने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। सबसे पहले हम लोग पारिस्थितिकी कहते किसे हैं और पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इन दो चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। जो पारिस्थितिकी होती है ये इकोलॉजी शब्द से बना है, इकोलॉजी शब्द है। तो इकोलॉजी शब्द जो है वास्तव में इकोलॉजी शब्द से बना हुआ है। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने इसका प्रयोग किया था। तो इकोलॉजी शब्द को उन्होंने इकोलॉजी जिसे हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, इसे इकोलॉजी शब्द के रूप में उन्होंने इसका प्रयोग किया था। और जो इकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर आपका बना है। ये आपका ऑइकस और लोगोस से बना है। आइकस का मतलब होता है हाउस, घर, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब अध्ययन करना। तो ये दो शब्दों के मेल से बना है। यदि दोनों शब्दों को हम मिला दें तो इसकी परिभाषा भी निकल आती है कि अर्थात किसी जीव के घर का अध्ययन करना। लेकिन जब किसी जीव के घर का अध्ययन जब पारिस्थितिकी में हम परिभाषा कहते हैं तो परिभाषा में हम क्या कहते हैं कि वे समस्त जीव का उनके पर्यावरण से क्या संबंध है। जो कोई भी जो जीव होता है उसका जो भौतिक पर्यावरण होता है, तो समस्त जीव उसका भौतिक पर्यावरण से उसका क्या संबंध है, और साथ में उन जीवों का आपस में भी क्या अंतर संबंध है, जिसे इंटर रिलेशनशिप कहते हैं। तो उन जीवों का जो पारस्परिक अंतर संबंध इंटर रिलेशनशिप होता है और उन जीवों का पर्यावरण से जो अंतर संबंध होता है का सम्मिलित अध्ययन जो होता है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। किताबों में परिभाषा बहुत अच्छे से समझाया होगा। उसको आप परिभाषा पे ज़्यादा, क्योंकि परिभाषा सीधा पूछता नहीं है, तो आप उसको जो है परिभाषा को रीडिंग करिए, उसको समझिए और आगे बढ़िए। और जो प्रश्न आपके बनते हैं जब पारिस्थितिकी का हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि पारिस्थितिकी जो है इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया है, तो बुक्स में आप देखते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन कई प्रकार से किया गया है। लेकिन अगर आप जो आपके एग्जाम में प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं उस आधार पर थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिए। रीडिंग तो आप सब करेंगे, लेकिन रीडिंग सब करने के साथ उन चीज़ों को आप एब्जॉर्व करें जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा आवास स्थान के आधार पर पारिस्थितिकी के कितने प्रकार होते हैं, तो आवास स्थान के आधार पर पारिस्थितिकी के नॉर्मली दो प्रकार होते हैं। जैसे पूरी पृथ्वी को अगर हम दो भागों में बांटें तो एक स्थलीय भाग होता है, एक जलीय भाग होता है। तो जो स्थलीय भाग है उसे हम स्थलीय पारितंत्र कहेंगे और जो जलीय भाग होगा उसे हम जलीय पारितंत्र कहेंगे। तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को हम दो रूपों में स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र के रूप में हम इसको बांट सकते हैं। लेकिन जब जलीय पारितंत्र कहते हैं तो जलीय पारितंत्र में जो है इसके दो प्रकार होते हैं, एक स्वच्छ जल का पारितंत्र और एक खारे पानी का पारितंत्र। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जलीय पारिस्थितिकी जो होती है, तंत्र शब्द तो अभी बाद में हम समझाएंगे, अभी मेरे मुंह से तंत्र निकल गया है। पहले पारिस्थितिकी को समझिए, पारिस्थितिकी के बाद हम लोग पारिस्थितिक तंत्र को समझेंगे। तो यहाँ पे हम जलीय पारिस्थितिकी और स्थलीय पारिस्थितिकी दो भागों में जो डिवाइड किया गया है। तो जो जलीय पारिस्थितिकी होता है जिसे हम लोग एक्वेटिक इकोलॉजी कहते हैं, तो इसके दो भाग किए गए हैं। एक स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी, और जो फ्रेश वाटर इकोलॉजी होता है इसमें आपका नदी है, तालाब है, सोते हैं जिसे स्ट्रीम कहते हैं, तो ये भाग शामिल किए जाते हैं। और जो समुद्र की पारिस्थितिकी होती है जिसे हम लोग मैराइन इकोलॉजी कहते हैं, इसमें आपके समुद्री पारिस्थितिकी शामिल की जाती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें पूरी पृथ्वी को जलीय पारिस्थितिकी और स्थलीय पारिस्थितिकी दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। जलीय पारिस्थितिकी को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी और समुद्री पारिस्थितिकी, तो ये दो भागों में डिवाइड करते हैं। लेकिन जब स्थलीय पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो स्थलीय जिसे हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी कहते हैं, तो स्थलीय पारिस्थितिकी जो है इसमें हम लोग इसके कई भाग, अगर हम लोग अलग अलग इसके पारिस्थितिकी का अध्ययन करना चाहें तो घास है, वन, मरुस्थल, फसल। तो जैसे घास की पारिस्थितिकी होगी, वन की पारिस्थितिकी, मरुस्थल की पारिस्थितिकी, फसल की पारिस्थितिकी, तो इसे हम लोग स्थलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आवास से स्थान के आधार पे पारिस्थितिकी के दो प्रकार किए जाते हैं, एक जलीय एक स्थलीय। जलीय में स्वच्छ जल और खारे पानी का पारिस्थितिकी जिसे हम समुद्री पारिस्थितिकी कहते हैं, और स्थलीय पारिस्थितिकी में जिसमें आपके वन हो गए, घास हो गए, मरुस्थल हो गए, फसल हो गए, इनकी पारिस्थितिकी को हम लोग शामिल करते हैं। अब ये पारिस्थितिकी जो है जब कहते हैं कि पारिस्थितिकी के कारक इकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, पारिस्थितिकी के कारक क्या होते हैं। कारक वास्तव में हम वातावरण के वे समस्त तथ्य या वो समस्त फैक्टर जो हमारे जीवों को प्रभावित करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि जब पर्यावरण की बात आ रही है, वातावरण की बात आ रही है, तो इसको भी देख लेते हैं। किसी जीव के चारों ओर का ऐसा चारों ओर की वो सारी परिस्थितियाँ जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, उस वस्तु का क्या कहलाती हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। जैसे अगर मैं हूँ तो मेरा पर्यावरण क्या कहलाएगा या मेरा वातावरण क्या कहलाएगा,
जितने भी मेरे आसपास की चारों ओर वस्तुएं हैं जो मुझे चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से मेरे ऊपर जो प्रभाव डालती हैं, ये मेरा पर्यावरण कहलाएगा या वातावरण कहलाएगा। तो वातावरण जो होता है, तो यहाँ पे जब हम कहते हैं क्या पारिस्थितिकीय कारक, तो किसी भी जीव के ऊपर वातावरण के वे समस्त कारक जो उसके ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव डालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं, या उसी को पारिस्थितिकीय कारक कहते हैं। अगर इनका भी हम सब डिवीजन करना चाहें तो इसमें कुछ 3-4 भाग में किए जा सकते हैं। जैसे जलवायु कारक जिसे हम क्लाइमेट फैक्टर कहते हैं, स्थलाकृति जिसे टोपोग्राफिक फैक्टर कहते हैं, या जैसे मृदीय कारक जिसे हम एडाफिक फैक्टर कहते हैं, जो जैविकीय कारक है जिसे बायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो चाहे क्लाइमेट है, टोपोग्राफिक है, एडाफिक है, बायोटिक है, ये जितने भी फैक्टर हैं या जितने भी ये सारे हैं, चाहे वो अब जलवायु के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो जलवायु के अंतर्गत जैसे प्रकाश हो गया, ताप हो गया, जल हो गया, वर्षा हो गया, नमी हो गई, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आपके जलवायु के अंतर्गत आते हैं। अब जलवायु कारक में जैसे एग्जांपल कि ये ताप किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो ताप का अगर ताप बहुत ज़्यादा रहेगा और ताप बहुत कम रहेगा तो भी दिक्कत है। यदि ताप जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है तो इस पे श्वसन दर हमारी सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि इसका मतलब 25-30 डिग्री के आसपास, अगर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे भी जो पौधों के जो जंतु होते हैं उनके जो एंजाइम्स होते हैं वो सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। तो सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। तो स्वाभाविक है कि जलवायु कारक में प्रकाश, ताप, जल, वर्षा, नमी, ये सारी चीजें इस पे आती हैं। स्थलाकृतिक कारक में क्या होते हैं, जैसे कोई स्थलखंड की कोई ऊंचाई पर है, तो कोई ऊंचा है, नीचा है, तो अगर पर्वतों पर हम ऊपर जाते हैं तो स्वाभाविक है कि जो पौधों के क्रियाकलाप होते हैं, मतलब की जो क्रियाशीलता होती है वो प्रभावित होती है। लेकिन जब नीचे रहते हैं तो उनकी क्रियाशीलता कुछ और रहती है। तो कहीं ना कहीं ऊंचाई और ढालान या ढालान की जो दिशा होती है, ढालान की जो मात्रा होती है, ये सब कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि जीवों का प्रभाव डालते हैं। इसे हम मनुष्य है, अगर वो ऊंचाई पर जाता है तो सांस लेने में उसको दिक्कत होती है, लेकिन नीचे आता है तो वो एक सामान्य सांस ले सकता है। तो ये सारे फैक्टर जो है कहीं ना कहीं जीव को प्रभावित करते हैं। जब वातावरण में आपकी आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है तो देखिए उमस भरी गर्मी रहती है, और उमस भरी गर्मी में काम करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं जीवों को ये प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जितने भी ये जलवायु कारक होते हैं ये सब जीवों पर प्रभाव डालते हैं। तो ये किस में आएंगे, इकोलॉजिकल फैक्टर में, ये क्लाइमेट फैक्टर में आएंगे उसके। लेकिन जो स्थलाकृति में क्या है, ऊंचाई है, ढाल की दिशा है, उसकी मात्रा है, ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। साथ में जो मृदीय कारक होते हैं जिसे एडाफिक फैक्टर कहते हैं, इसमें क्या है, इसमें भी जैसे मान लिया कि खनिज पदार्थ हो गए, खनिज पदार्थ जो है कहीं ना कहीं एग्जाम्पल मैं कहता हूँ किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खनिज संपदा से संपन्न क्षेत्र है तो वहाँ बसाव ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो वहाँ पे बसाव कम होता है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी उसको प्रभावित कर रहा है। हालांकि इसके बीच से सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये मैं समझाने के लिए आपको केवल इसके नाम दे दिया हूँ, ये सारे फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे आप जैविक कारण कह रहे हैं तो बायोटिक फैक्टर जो होते हैं, तो इसमें भी आपके जैसे जीवाणु हो गए, कवक हो गए, आपके चरने वाले पशु हो गए, मृतोपजीविता हो गई, तो ये सारे फैक्टर जो आपके होते हैं, चाहे जलवायु, स्थलाकृति, मृदीय या जैविकीय, ये सब जो है पारिस्थितिक फैक्टर या इकोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं, जो किसी जीव, जंतु और पौधों की क्रियाशीलता को ये चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये इस पर प्रभाव डालते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पारिस्थितिक कारक कौन है या कौन आपके नहीं है, इन पर भी हम लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। अब ये तो बात रही पारिस्थितिकी। अब पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? जब पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजे टांसले ने 1935 में किया था। अब ये पारिस्थितिकी तंत्र कहते किसे हैं? रचना और कार्य की दृष्टि से जैविक समुदाय और उसका वातावरण एक तंत्र के रूप में काम करता है। एक जैसे पूरी पृथ्वी है तो पूरी पृथ्वी भी एक बृहद पारितंत्र है, और पूरी पृथ्वी एक बृहद पारितंत्र है, लेकिन इस पूरी पृथ्वी को भी आप कई भागों में छोटे छोटे पारितंत्रों में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ देर पहले पारिस्थितिकी में मैंने आपसे कहा जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी, तो जलीय स्थलीय पारिस्थितिकी में जो स्वच्छ जल का है, जैसे हमने कहा तालाब, तो तालाब का भी एक पारितंत्र हो सकता है।
नदी का पारितंत्र हो सकता है, जैसे हमने कहा एक वन का पारितंत्र हो सकता है, घास के मैदान का पारितंत्र हो सकता है, या फसल पारितंत्र हो सकता है। तो पूरी धरती की जो अपनी स्थलाकृतियां होती हैं, उन स्थलाकृतियों के या उन वन के घास के मैदान के आधार पर, उन सब के आधार पर भी उनकी एक अलग अलग पारिस्थितिकी हो सकती है। एक कमरे का भी अपना पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। तो पारिस्थितिक तंत्र कहते किसे हैं या इकोसिस्टम कहते किसे हैं? ये रचना और कार्य की दृष्टि से जैविक समुदाय जो होता है, उसका जो वातावरण होता है, इनका एक तंत्र के रूप में काम करते हैं। तो ये पारितंत्र की विशेषता क्या होती है? पारितंत्र में ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होता है जिसकी वजह से एक पारितंत्र उसे हम कह सकते हैं? तो सबसे पहले जब पारितंत्र की विशेषता में आते हैं, पहली बात तो पारितंत्र जीवमंडल में एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है। अब एक निश्चित क्षेत्र वो एक वन भी हो सकता है, एक घास का मैदान हो सकता है, एक किसान का जोता हुआ किसान का बोया हुआ एक खेत हो सकता है, ठीक है, एक कमरे का एक कमरा भी हो सकता है। तो ये सारे मतलब कहने का मतलब है जीवमंडल में एक निश्चित क्षेत्र ये धारण करता है, वो क्षेत्र कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, वो इसमें ये कार्यशील इकाई होती है और एक खुला तंत्र होता है। कार्यशील इकाई का मतलब क्या होता है? उसमें ऊर्जा का इनपुट और आउटपुट दोनों होता रहता है। तो इसमें जैसे आप कहते हैं यहाँ पर ये कार्यशील क्षेत्र इकाई है, मतलब इसमें जो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता सब क्रियाशील रहते हैं, इनकी क्रियाशीलता आपकी बनी रहती है। और ये खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लिया कि एक तालाब है और बगल में स्थल है, तो तालाब और स्थल है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो जलीय भाग है वो सब कुछ अपनी पूर्ति स्वयं कर लेता है, उसको बाहर की आवश्यकता नहीं है। तो जलीय जंतु भी स्थल पे आते हैं और स्थल के लोग भी जल पे आ सकते हैं। जैसे समझने के लिए कि मान लिया जाए एक तालाब है, अब उस तालाब में अगर मेढक है तो मेढक को कूद के बाहर भी आ सकता है और बाहर अपने भोजन वगैरह करके फिर तालाब में जा सकता है। और उसी प्रकार अगर इंसान है तो उस तालाब में वो मछली मार सकता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। तो कहने का भाव केवल यहाँ पर ये है कि इसमें जो है ये खुला तंत्र होता है। खुला तंत्र का मतलब ये कि इनके अगर एक इकोसिस्टम कोई है, जलिए अगर तालाब का परितंत्र है तो उसके अपने बाकी स्थल या पर्यावरण से भी उसके अपने संबंध रहते हैं और वहाँ से भी आना जाना उसका बना रहता है, जीव जंतुओं का आना जाना बना रहता है। तो इस प्रकार से जीवमंडल में एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है, ये एक खुला तंत्र होता है, ये कार्यशील इकाई होती है, मतलब कि क्रियाशीलता बनी रहती है, इसमें जो भी जीव जंतु होते हैं वो सब क्रियाशील रहते हैं। साथ में ऊर्जा और पदार्थ का लगातार इनपुट आउटपुट होता रहता है। मतलब ऊर्जा पदार्थ का इनपुट आउटपुट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ऊर्जा का स्थानांतर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ पर ये होता रहता है। तो इस प्रकार से जो है इसकी ये सारी विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। अब पारितंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब पारितंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो पहले संसाधन का मतलब समझ लीजिए कि संसाधन कहते किसे हैं? वे समस्त वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो जो वे समस्त वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे वो परोक्ष रूप से, उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब ये संसाधन जो होते हैं ये प्रत्यक्ष, जैसे एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, अब ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे लिए उपयोगी है, तो निश्चित ही ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए संसाधन हुआ। लेकिन कोयला आज से बहुत साल पहले अगर हम लेते हैं तो बहुत साल पहले हमारी एक काली वस्तु थी, लेकिन जब हमने इसकी उपयोगिता को जान लिया तो ये मेरे लिए संसाधन हो गया। तो इसी प्रकार इसे कहते हैं कि संसार। अच्छा, ये तो प्रत्यक्ष रूप से हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो सकता है? जैसे वायुमंडल की ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हम देखते नहीं हैं, लेकिन हम सांस लेते हैं और हम जीवित रहते हैं। तो स्वाभाविक है जो हम वायुमंडल के ऑक्सीजन ले रहे हैं सांस और जीवित रहते हैं, तो ये मेरे लिए संसाधन हुआ, क्योंकि मेरी आवश्यकता की पूर्ति, मेरे जीवित रहने के लिए ये ऑक्सीजन जरूरी है। तो इस प्रकार से जो पारितंत्र होता है ये प्राकृतिक संसाधन इनको कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी स्वयं की अपनी उत्पादकता होती है, ठीक है। तो इनकी उत्पादकता होती है, तो ये इसलिए इसको प्राकृतिक संसाधन के रूप में भी इसको डिफाइन करते हैं। किसी भी पारितंत्र का जो समय इकाई के संदर्भ में इसका पर्यवेक्षण करते हैं। जब भी कोई पारितंत्र है, मान लिया एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, कोई एक वन का पारितंत्र है या एक घास के मैदान का पारितंत्र है या खेत का पारितंत्र है, तो उस पारितंत्र में कितनी ऊर्जा बढ़ी या घटी, इसका एक समय के एक निश्चित एरिया का एक निश्चित समय में हम क्या करते हैं? इसका ऑब्जर्वेशन करके हम ये पता लगाते हैं कि उत्पादकता कितनी घटी है या कितनी हमारी बढ़ी है। उत्पादकता शब्द को अभी आगे हम लोग इसको और विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि ये शब्द आ गया है तो हल्का सा आपको बता दिया गया है, आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन ये है कि हर पारितंत्र का समय इकाई के संदर्भ में उसका पर्यवेक्षण किया जाता है। तो ये सारी की सारी आपकी पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषता होती है? जो इसमें पॉइंट आपको ध्यान देना है कि ये एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है, ये एक कार्यशील इकाई होती है, ये खुला तंत्र होता है, ऊर्जा पदार्थ का लगातार इनपुट आउटपुट होता है, ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं और समय इकाई के संदर्भ में इनका पर्यवेक्षण करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है।
ये कथन कारण में भी पूछता है और ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। तो इन सारे विषय बिंदुओं को हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हम लोग पारितंत्र के घटक में आते हैं, किसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, पारितंत्र किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो पारितंत्र मोस्टली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैविक अजैविक, बायोटिक एबायोटिक। लेकिन अगर हम इसके ऊर्जा पक्ष को विशेष ध्यान दे लें तो ऊर्जा पक्ष को जब हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं तो इसके 3 पार्ट कर दिए जाते हैं। एक ऊर्जा पक्ष हो जाता है, एक बायोटिक, एक एबायोटिक। मतलब ऊर्जा पक्ष या ऊर्जा कारक, जैविक कारक, अजैविक कारक। तो इस प्रकार से इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जैसे हमने कहा, अब जैविक घटक में भी हमारे क्या क्या आ सकते हैं, तो जैविक घटक में इसमें जो है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। तो जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स होते हैं, अब उत्पादक में क्या होते हैं, आप लोग बुक्स में जब पढ़ते होंगे तो एक फिगर बना रहता है, वो कॉमन फिगर है, हर किताब में रहता है। अगर दिमाग में लाएं उस फिगर को तो देखेंगे कि सूरज की किरणें हैं जो आती हैं तो पौधे क्या करते हैं, हरे पौधे सबसे पहले सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। और जब पौधे भोजन बनाते हैं तो उन पौधों को कौन खाता है, उन पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं। शाकाहारी जीव को कौन खाता है, मांसाहारी जीव खाते हैं। मांसाहारी जीव को कौन खाता है, सर्वाहारी जीव खाते हैं। तो इस प्रकार उच्च मांसाहारी खाते हैं। तो जब ये सब मरते हैं, चाहे वो पौधा है, चाहे वो शाकाहारी जीव है, मांसाहारी जीव है, उच्च मांसाहारी जीव है या सर्वाहारी है, जब ये सब मरते हैं तो धरती पे जब आते हैं तो मतलब मरने के बाद तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इनको डिकम्पोज करते हैं, अर्थात जटिल तत्वों को सरल तत्वों में या कन्वर्ट कर देते हैं। और इस प्रकार से डिकम्पोजर्स कौन कौन होते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ठीक है। लेकिन डिकम्पोजर्स में ध्यान रखना है, इसमें वायरस नहीं होते। जो विषाणु होता है ये इसमें नहीं होता है, ये ऑप्शन दे सकता है इसमें कौन शामिल नहीं है, इसमें वायरस नहीं होता है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो बैक्टीरिया हो गया, कवक, फंजाई हो गया। तो ये जो बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये डिकम्पोजर्स के अंतर्गत है, जो सबको डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके धरती में उसको मिला देते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जैविक घटक में या बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आता है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर्स है। लेकिन एबायोटिक घटक में कौन कौन से आते हैं। अब एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें क्या क्या आते हैं, तो नॉर्मली इसे हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, भौतिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब यहाँ पे लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा पक्ष को समाहित कर दिया गया है, लेकिन अगर आप नॉर्मली रूप से कहेंगे क्योंकि इसका डिवीजन 2-3 तरह से 2 तरह से कर देता है। कभी कभी क्या होता है, बायोटिक एबायोटिक करता है और एबायोटिक को ही क्या करता है कि उसमें ऊर्जा पक्ष को भौतिक में शामिल करता है, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कर देता है, मतलब तीनों पक्ष को एबायोटिक में कर देता है। और जो आपका बायोटिक होता है जिसे आप जैविक घटक कहते हो, इसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता को कर देता है। तो चाहे आप इस तरह लिखें एग्जाम में और चाहे आप ऊर्जा पक्ष को अलग करके भी डिफाइन करके बोलें तो गलत नहीं होगा, आप दोनों को डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग करके। तो इस प्रकार से जो है जब भौतिक पहलू में आते हैं, इसके भौतिक कंपोनेंट्स में, फिजिकल में कौन कौन से आते हैं कंपोनेंट्स में, तो इसमें प्रकाश है, तापमान है, आर्द्रता है, दाब है, वायु है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें कौन शामिल है भौतिक घटक में। और जब हम लोग इनऑर्गेनिक में आते हैं तो इनऑर्गेनिक में जल, मृदा, खनिज और चट्टान ये तत्व आते हैं। और जब हम लोग इसमें जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक में आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस और यूरिया आता है। तो इस प्रकार से कार्बनिक तत्वों में कौन कौन आते हैं इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें ह्यूमस जो होता है, यूरिया, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो इसलिए आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस, यूरिया ये सब आपके कार्बनिक में आते हैं, मतलब ऑर्गेनिक में आते हैं। इनऑर्गेनिक में जल, मृदा, खनिज, चट्टान आती है इनऑर्गेनिक में। और आपके भौतिक में प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायु, दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे कहते हैं, ये सब समाहित आपके इसमें रहते हैं। तो ये सब किसके घटक हो गए, ये एबायोटिक कंपोनेंट के घटक हो गए, अजैविक घटक हो गए हैं। लेकिन ये जैविक घटक, अजैविक घटक मैंने आपको अभी नॉर्मली बताया है। अब इसके जैविक पक्ष को लेते हैं, मतलब बायोटिक कंपोनेंट को लेते हैं। तो बायो जो जैविक घटक होते हैं इसको भी जैविक घटक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्वपोषी, एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी मतलब अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं, और परपोषी मतलब जो अपना भोजन दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो जो स्वपोषी होते हैं जिसे ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट कहते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट जो स्वपोषी होते हैं इनको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक प्रकाश संश्लेषी पौधे कि जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे हो गए, तो हरे पौधे इसमें आते हैं। और एक रसायन संश्लेषी पौधे आते हैं। अब रसायन संश्लेषी में जो ऑक्सीडेशन के द्वारा अजैविक तत्वों से रासायनिक संश्लेषण विधि से घोल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे जो जैसे कोई सड़े गले पदार्थ हो गए, तो सड़े गले पदार्थ हो वहाँ पे भी ऐसे कुछ जीव होते हैं जो अपने क्या होते हैं कि जो ऑक्सीडेशन के द्वारा अजैविक तत्वों से रासायन संश्लेषण विधि से अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार जैविक घटक का
एक पहला पार्ट हो जाता है ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट, जिसे स्वपोषी घटक कहते हैं, और दूसरा जो आता है परपोषी घटक, जिसे हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट कहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट और हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट ये दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट जिसे आप लोग स्वपोषी संघटक कहते हैं, इसके जो है दो पार्ट किए गए हैं। एक प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं, एक रसायन संश्लेषी पौधे होते हैं। प्रकाश संश्लेषी में जो पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और रसायन संश्लेषी में कि ये ऑक्सीडेशन के द्वारा अजैविक तत्वों से, रसायन संश्लेषी द्वारा यह घोल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से इनके दो पार्ट किए गए हैं। लेकिन जब हम परपोषित में आते हैं तो परपोषित में ये पूरी तरह से स्वपोषित जो पौधे होते हैं उन पर ही डिपेंड होते हैं और उनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो परपोषित या हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया के आधार पर, जिसको कहते हैं आहार ग्रहण प्रक्रिया के आधार पे, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब 3 भागों में जो डिवाइड किया गया है, पहला होता है मृतोपजीवी, दूसरा है परजीवी, तीसरा है प्राणी संभोजी। अब ये मृतोपजीवी क्या होते हैं, जिन्हें हम स्पायरोफाइट कहते हैं। तो मृतोपजीवी या स्पायरोफाइट जो कहते हैं, ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिन्हें हम मृत पौधे जंतुओं से घोल के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जो भी जीव जंतु मर जाते हैं या सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, उन सड़े गले पदार्थों से या मृत पौधे जंतुओं से घोल के रूप में जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं, जिसे हम स्पायरोफाइट कहते हैं। परजीवी क्या होता है, ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट वे होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, तो उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं या परजीवी कहते हैं। और प्राणी संभोज जो है होलोजोइक, इन्हें हम क्या कहते हैं, जो मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें जो है सभी बड़े जंतु आते हैं, जैसे आपका मनुष्य हो गया, कोई जानवर हो गया, जो भोजन मुंह से ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राणी संभोज कहते हैं। तो इस प्रकार आहार ग्रहण प्रक्रिया के आधार पर जो परपोषित जीव होते हैं, उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मृतोपजीवी, परजीवी, प्राणी संभोज। और ये तीनों जो है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कहां से भोजन ग्रहण करता है, तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में उठा लिए जाते हैं। आते हैं ट्रॉपिक लेवल पर। अब ट्रॉपिक लेवल किसे कहते हैं या पोषण स्तर किसे कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल जो है आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर, जो आहार श्रृंखला होती है, तो आहार श्रृंखला, अब ये क्या है, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। जीवों की वो सीधी श्रृंखला जो भोजन पर आधारित हो। तो जीवों की वो सीधी श्रृंखला जो भोजन पर आधारित हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो इस खाद्य श्रृंखला में जो है, इसका जो प्रत्येक स्तर, जो इसकी प्रत्येक कड़ी होती है, तो प्रत्येक स्तर या प्रत्येक कड़ी को हम एक ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। इसे जरा इस तरह इस फिगर से समझते हैं। जैसे ये सूर्य है और सूर्य है, तो सबसे पहले आपके स्वपोषी पौधे होते हैं। स्वपोषी पौधे जो होते हैं, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और बाद में इन स्वपोषी पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं। तो जो स्वपोषी पौधे हैं, ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट हुआ। तो जो आपका शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीव इन सारे जिसे कहते हैं स्वपोषी पौधों को खाते हैं, तो इनको ट्रॉपिक लेवल सेकंड कहते हैं, जिसे हम शाकाहारी जीव कहते हैं। इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं। और जो इन शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाते हैं, जिन्हें हम ट्रॉपिक लेवल थर्ड कहते हैं। और बाद में जो सर्वाहारी होते हैं, उन्हें ट्रॉपिक लेवल 4 कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखिए, ये सूर्य की किरणें हैं, जो स्वपोषी पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक को इन पौधों को, जो आपके पौधे होते हैं, पौधों को शाकाहारी जो खाते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, मांसाहारी को सर्वाहारी खाते हैं। तो जो प्रत्येक एक एक लेवल या एक एक कड़ी बन रही है, इसी को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। और इस ट्रॉपिक लेवल से भी आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे चूहा किस में आता है, लोमड़ी किस में आती है। तो लोमड़ी या चूहा किस में आता है, ये सर्वाहारी में आता है। कभी कभी चींटी किस में आती है, चींटी डिकम्पोजर्स में आते हैं, ठीक है, अपघटनकर्ता में आते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि अब ये डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये जो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं, जब ये सारे जो मरते हैं और मरने के बाद जब ये भूमि में आते हैं, तो यहाँ पे जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, मतलब कवक और शैवाल हो गए, कवक और क्या नाम है, बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु इसे कहते हैं। तो जीवाणु और कवक ये सब क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं।
तो सबको तोड़ के, जिसे कहते हैं जटिल तत्वों को सरल तत्वों में तोड़ के और उसको भूमि में मिला देते हैं। तो जो किसी भी जीव जंतु के मरने के बाद जो उसको भूमि में मिलाने का काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स कहते हैं, या उसी को अपघटनकर्ता कहते हैं। तो इस प्रकार से टॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4 में कौन से जीव आते हैं थोड़ा इनको भी देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो टॉपिक लेवल आपके 2 में आएंगे, जितने भी मांसाहारी हैं वो आपके 3 में आएंगे, जो सर्वाहारी है जैसे मनुष्य हो गया, चूहा हो गया, लोमड़ी हो गया, ये किस में आएंगे? ये आपके टॉपिक लेवल 4 में आ जाए। तो इस प्रकार से कहते हैं कि इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी थोड़ा देख लीजिएगा। बाद में एक टॉपिक आपका आता है पारिस्थितिक उत्पादकता। ये अक्सर जो है कथन कारण से क्वेश्चन इसमें आते हैं और सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी जिसे कहते हैं, तो पारिस्थितिक उत्पादकता का मतलब जो है, इसे सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझना चाहें तो सिंपल रूप में आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक द्वारा कोई भी पौधा जो है एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में जो सकल संचित ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक उत्पादकता कहते हैं। कि कोई भी स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक या कोई भी पौधा एक निश्चित एरिया में एक निश्चित समय में जो सकल संचित ऊर्जा की मात्रा उसकी होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक पारिस्थितिक उत्पादकता कहते हैं। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि किसकी पारिस्थितिक उत्पादकता कम होती है या ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लिया एक कोई मरुस्थलीय क्षेत्र आपने ले लिया, एक कोई खेत ले लिया, एक कोई उष्णकटिबंधीय वन ले लिया और एक जिसे कहते हैं कोई बर्फीला इलाका ले लिया। तो किसकी उत्पादकता ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो स्वाभाविक है जहाँ पे पौधे ज़्यादा रहेंगे और जहाँ पे लगातार वर्षा भी ज़्यादा हो रही है, तापमान भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी उत्पादकता ज़्यादा होगी। लेकिन उससे कम उत्पादकता एक खेत की होगी, उससे कम उत्पादकता आपकी जो है क्या नाम है मरुस्थल की होगी, सबसे कम उत्पादकता जो बर्फ वाला बर्फीला क्षेत्र उसका होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसे एक कोई खेत दे देगा, एक कोई वन दे देगा, खेत हो गया, वन हो गया, या इस प्रकार से ज्वारनदी डेल्टा हो गया, कोई ना कोई ऐसा वो नाम देकर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ पे किसकी उत्पादकता कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है। तो ये पौधों के और सूर्य के प्रकार, अब ये कैसे हम गेस करेंगे कि किसकी उत्पादकता ज़्यादा होती है, किसकी उत्पादकता कम होती है? ये दो कारकों पर निर्भर होता है। एक तो किसी क्षेत्र में जो है जो सूर्य की मात्रा कितना ज़्यादा रहती है। अगर सौरिक ऊर्जा का जो प्रकाश है अगर वो पूरा 12 घंटे आ रहे हैं तो स्वाभाविक है, जैसे आपका भूमध्य जो आपका 0 डिग्री की अक्षांश रेखा या जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, तो स्वाभाविक है वहाँ तापमान भी ज़्यादा होता है, वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती है। तो क्या होगा वहाँ पे जो पौधे वहाँ रहेंगे उनकी जो पारिस्थितिक उत्पादकता रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, जो सकल संचित ऊर्जा रहेगी वो ज़्यादा मात्रा में रहती है। लेकिन अगर उसी के अकॉर्डिंग टू उसी के जो है मतलब तुलना में अगर हम किसी क्या खेत में आते हैं तो खेत में वो फसल का एरिया रहेगा, तो स्वाभाविक है वहाँ पे जो पौधे हैं वो कम मात्रा में हैं तो उनकी उत्पादकता भी कम होगी। लेकिन अगर हम किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ तो पौधे है ही नहीं हैं या बहुत ही कम पौधे हैं, बहुत कम मात्रा में पौधे मिलते हैं। तो जो कम मात्रा में पौधे मिलते हैं तो उनकी उत्पादकता भी बहुत कम रहेगी। यदि हम एकदम पर्वतों की सबसे ऊंचाई है एकदम उसके हिल एरिया पे चले जाते हैं, सबसे ऊंचाई वाले स्थान पे चले जाते हैं, वहाँ की उत्पादकता सबसे कम होगी। लेकिन अगर इसी के एवज में हम ज्वारनदभुक क्षेत्र में जाते हैं वहाँ की उत्पादकता ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक उत्पादकता का वो क्षेत्र देगा और क्षेत्र को किसकी कम किसकी ज्यादा होती है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये दो कारकों पर निर्भर करता है कि उत्पादकता किसकी ज्यादा। एक तो सूर्य की मात्रा कितना आ रहा है सूर्य, और दूसरा इसे कहते हैं कि जो पौधे सौरिक ऊर्जा को जो पौधे होते हैं सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जब कन्वर्ट करते हैं तो हर पौधे की दर भी अलग अलग होती है। किसी किसी पौधे में ये तेजी से होता है, किसी किसी पौधे में धीमी मात्रा में होता है, किसी में बहुत मध्यम गति से होता है। तो ये वो कारक हैं या फैक्टर हैं, जैसे उत्पादकता किसकी ज़्यादा होगी, तो अगर सूर्य की किरणें ज़्यादा आ रही हैं तो उत्पादकता ज़्यादा होगी। यदि कोई पौधा ऐसा है जो सूर्य की किरणों को रासायनिक ऊर्जा में तेजी से कन्वर्ट करता है तो स्वाभाविक है उसकी उत्पादकता ज़्यादा होगी। तो ये दो कारकों पर आपका डिपेंड करता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पारिस्थितिक उत्पादकता है इसे हम उत्पादकता को मापते किसमें हैं, तो ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन या प्रति वर्ष में नापते हैं। ये चीज़ें आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि उत्पादकता को किसमें मापते हैं, तो ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन या प्रति वर्ष में ही इसको मापते हैं। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग विशेष ध्यान देंगे। आते हैं अभी जो प्राथमिक उत्पादन होता है इसका जो मापन होता है कितने रूपों में करते हैं, तो ये जो आपका उत्पादन का मापन होता है दो रूपों में होता है कि सकल प्राथमिक उत्पादन और शुद्ध प्राथमिक उत्पादन।
हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक इससे उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन अब क्योंकि टॉपिक के बीच में आया है, आप क्लास कर रहे हैं तो स्वाभाविक है इसको भी जानना जरूरी है। तो इसको भी देख लीजिए कि सकल प्राथमिक उत्पादन और शुद्ध प्राथमिक उत्पादन जो है ये प्राथमिक उत्पादन का मापन की विधियां हैं, इनको भी ध्यान देंगे, ठीक है, जिसे हम जीपीपी या एलपीपी के नाम से भी जानते हैं। अब इसी में जब ये पौधे जो ट्रॉपिक लेवल आपने देखा, इस ट्रॉपिक लेवल में जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो वो 10% ही जाती है, तो एक ऊर्जा में। तो इसे हम क्या कहते हैं, 10% लॉ कहते हैं। तो 10 या 10% का नियम कहते हैं या 10% लॉ कहते हैं। ये 10% लॉ होता क्या है? खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर जो उपभोक्ता होता है केवल 10% को ही संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित कर पाता है। जैसे अगर सूर्य से 100 की मात्रा में सौर ऊर्जा चल रही है तो पौधे उसे 10 संख्या के रूप में ही उसे अपने अंदर कंज्यूम कर पाते हैं। और जब पौधों को शाकाहारी जो खाता है तो उसका 10% उसमें जाता है, और जब शाकाहारी को मांसाहारी खाता है तो उसमें 10% जाता है। तो इस प्रकार हर लेवल पे 10% जाता है, 90% का ह्रास हो जाता है। तो ये 10% ही केवल अगले में जा रहा है, इसे ही 10% का नियम कहते हैं। इसे हम लोग क्या, ये 10% लॉ कहते हैं। और ये हमेशा जो ऊर्जा का प्रवाह होगा ये अजैविक से जैविक की ओर होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कथन कारण में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह किस से किस ओर होगा। तो आपके ऊर्जा के प्रवाह में ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अजैविक से बायोटिक की ओर ही इनका प्रवाह होता है। इसे हम क्या कहते हैं, 10% लॉ कहते हैं। अब इसी में एक कड़ी और आती है, इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है, फूड चेन और फूड वेब क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये बड़ी सिंपल चीजें हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं या बता नहीं पाते हैं तो उस वजह से काफी दिक्कत आती है। यदि हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, खाद्य श्रृंखला जीवों की वह श्रृंखला जो भोजन पर आधारित हो। अब जीवों की वो श्रृंखला जो भोजन पर आधारित हो उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला, या उसे हम कहते हैं फूड चेन कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे समझने के लिए, घास है, सूर्य का प्रकाश आया, सबसे पहले घास क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। घास को कौन खाता है, उसे टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, मोर खाता है। तो ये एक सीधी श्रृंखला है जो भोजन के आधार पर जीवों की श्रृंखला है। इसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेकिन ये जो खाद्य श्रृंखला होती है, जब इसके हम प्रकार में आते हैं तो ये मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो होता है चारण खाद्य श्रृंखला। अब चारण खाद्य, चारण मतलब चरना, कोई चीज, मतलब वो खाद्य श्रृंखला जहां पे चरने से उसकी शुरुआत हो। परिभाषा किस रूप में कहते हैं, वे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों की मात्रा का उपयोग करके खाद्य श्रृंखला का आरंभ करते हैं। मतलब अगर कोई खाद्य श्रृंखला प्रारंभ, जैसे यहाँ पे खाद्य श्रृंखला प्रारंभ हो रही है तो ये घास है, घास को टिड्डा खा रहा है, या घास है तो घास को बकरी चर रही है, तो यहाँ शुरू हो रहा है। ऐसी श्रृंखला को क्या कहते हैं, चारण खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेकिन दूसरा जो होता है वो अपरद खाद्य श्रृंखला। इसमें क्या होता है, यदि कोई जीव जंतु मर गया है, कोई पौधा सड़ घुल गया, गिर गया है और सड़ घुल गया है, तो ऐसे में क्या होते हैं कि सूक्ष्म जीव पहले उसको खाते हैं। उन सूक्ष्म जीवों को कीट पतंगे खाते हैं, उन कीट पतंगों को उसको मकड़ी खाती है। और जब यहाँ श्रृंखला प्रारंभ होती है कि अपरद का मतलब होता है कि वो उसको कुतरने वाले जीव होते हैं, तो कुतरने वाले जीव जो पहले उसको खाते हैं और फिर वहां श्रृंखला का प्रारंभ होती है, उसे हम अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कोई कचरा है तो उसको पहले कीट खाता है और कीट को मकड़ियां खाती हैं, और इस प्रकार से क्या होता है, श्रृंखला चलती रहती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला जीवों की वो सीधी श्रृंखला जो भोजन पर आधारित हो, मतलब जो ऊर्जा का प्रवाह है एक दिशा में तो हो रहा है और सीधी रेखा में हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेकिन जब खाद्य जाल की बात करते हैं, फूड वेब की बात करते हैं, तो ये खाद्य श्रृंखलाओं के जाल को फूड वेब कहते हैं या खाद्य जाल कहते हैं। ये कैसे होता है, जैसे घास है तो सूर्य का प्रकाश आता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से घास अपना भोजन बनाता है, लेकिन उस घास को कौन खाता है, उसे टिड्डा भी खाता है, उसे बकरी भी खाती है, गाय भी खाती है, भैंस भी खाती है। जितने भी आपके शाकाहारी जीव हैं वो सब जिसे कहते हैं कि आपको उसको खाते हैं। अब वो सारे इसे कहते हैं कि शाकाहारी जो जब उस घास को खा रहे हैं, तो इस बकरी को कौन खाता है, अब इस बकरी को कुत्ता भी खा सकता है, लोमड़ी भी खा सकता है, मनुष्य भी खाता है। तो ऐसे ही घास को बकरी खाया, बकरी को कई जानवर खा रहे हैं। अब उस जानवर को भी कई लोग खा रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा जो पहला एग्जांपल है इसी को लेते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाया, टिड्डे को मेढक है। अब मेढक को कौन कौन खा सकता है, तो मेढक को सांप भी खाता है, मेढक को मोर भी खाता है, मेढक को जो है नेवला भी खाता है। तो अब जो है ये एक सीधी रेखा में नहीं है, अब ये कई और डाइवर्ट हो जा रहे हैं।
तो इससे क्या होता है, एक जाल जैसी संरचना बनती है। तो इसीलिए परिभाषा में कहते हैं कि खाद्य श्रृंखलाओं के जाल को खाद्य जाल कहते हैं, इसे फूड वेब कहते हैं। तो ये खाद्य जाल को भी समझिएगा, ये सिंपल इसका फिगर हर किताबों में दिया रहता है, आसानी से आप उसे समझ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक होता है पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं। अब ये पिरामिड क्या होता है, ये पिरामिड जो है किसी भी पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो उपभोक्ता होते हैं। अब इस उपभोक्ता में प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता सब आएंगे। तो किसी भी पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं और जो उपभोक्ता होते हैं, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता, उन सारे उपभोक्ताओं को उनकी संख्या, जीवभार और जिसे कहते हैं संचित ऊर्जा में एक पारस्परिक संबंध होता है। किसी भी पारितंत्र में जो आपके उत्पादक होते हैं, उन उत्पादक के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, इन उपभोक्ताओं की संख्या, इन संख्याओं के संख्या के साथ जीवभार और साथ में संचित ऊर्जा में पारस्परिक एक संबंध होता है। और जब इन संबंधों को हम एक डायग्राम, एक चित्र द्वारा दिखाते हैं तो वो संरचना पिरामिड जैसी बनती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम एल्टोनिक पिरामिड भी कहते हैं। अब इसे एल्टोनिक पिरामिड क्यों कहते हैं, एल्टोनियन पिरामिड क्यों कहते हैं? एल्टोनियन पिरामिड इसे इसलिए कहते हैं, सर्वप्रथम इस पिरामिड की संरचना का जो विचार था वो चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिया। तो चार्ल्स एल्टन ने, तो एल्टन से एल्टोनियन बना है, तो वहां से एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं या पारस्परिक पिरामिड कहते हैं। तो ये पिरामिड भी 3 प्रकार के होते हैं, एक संख्या के आधार पर बनते हैं, एक जो भार के आधार पे बनते हैं और एक संचित ऊर्जा के आधार पे बनते हैं। तो इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा पिरामिड उल्टा बनता है, कौन सा सीधा बनता है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो आपका जो संख्या पिरामिड होता है, जो संख्या पिरामिड में पारितंत्र के उत्पादकों और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की जब संख्या के संबंध का बोध होता है, जो संख्या पिरामिड में जब पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं और जो विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, जब इनके संबंधों का जिसे कहते हैं कि वे संख्या के दृष्टि से इनका बोध जो कराते हैं, ऐसे पिरामिड को हम क्या कहते हैं? ऐसे पिरामिड को जो है हम जो संख्या पिरामिड कहते हैं। ये सीधे भी बनते हैं, ये उल्टे भी बनते हैं। अब इनको समझ लेते हैं कैसे बनते हैं सीधा, कैसे बनते हैं उल्टा। आइए देखते हैं। जैसे एक घास क्षेत्र है, तो घास क्षेत्र में स्वाभाविक है कि एक बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में बहुत ढेर सारे घास हैं, तो स्वाभाविक है घास की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन उस घास में चरने वाले जो शाकाहारी जीव है, गाय भैंस, वो संख्या में घास की तुलना में तो वो कमी होंगे। तो क्या होगा, नहीं तो हमेशा आधार की ओर उत्पादक बनेंगे। आधार के ओर उत्पादक बनने के बाद उसके ऊपर जब आते हैं तो उसके ऊपर जो है आपके क्या नाम है उपभोक्ता में आएंगे, तो वो शाकाहारी जो आएंगे। तो शाकाहारी जो गाय भैंस बकरी जो भी है वो आपके संख्या में घास की तुलना में तो कमी होते हैं। उनके ऊपर अगर मांसाहारी आते हैं, हो सकता है कोई एक आध शेर वगैरह मान लीजिए वहाँ पर, तो वो एक ही दो संख्या में रहे। तो इस प्रकार वो एक त्रिकोण के टाइप का एक मतलब पिरामिड टाइप का एक संरचना सी बन जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ये उल्टे भी बनते हैं, ये सीधे भी बनते हैं। तो एक घास का पिरामिड हो गया। लेकिन इस पे ध्यान देंगे, एक टॉपिक और समझ लेते हैं इसी में एग्जांपल में। जैसे एक पेड़ का पिरामिड, अब एक पेड़ का पिरामिड है तो एक पौधा, मान लो पीपल या बरगद का कोई बहुत विशालकाय वृक्ष है। अब बहुत विशालकाय वृक्ष है तो पीपल बरगद में, तो बरगद तो उत्पादक जो है एक ही हुआ, तो इसमें एक रहेगा। तो एक दो, अब पिरामिड को आप उल्टा कर दीजिए और उल्टा करने के बाद नीचे एक पौधा बनेगा पौधे, लेकिन उस पौधे पर जो है छोटे जो शाकाहारी जीव आपके बहुत सारे हो सकते हैं। तो उनकी क्योंकि संख्या ली जा रही है तो पौधा तो एक है, वो नीचे, अब पिरामिड को उल्टा कीजिए, जो निकोला वाला पोर्शन वो नीचे रहेगा और उसके ऊपर जीव संख्या के फिर से रहेगी और उसके ऊपर मांसाहारी, उसके ऊपर सर्वाहारी। तो इस प्रकार संख्या के आधार पर तो एक पेड़ का पिरामिड लेंगे तो पेड़ की संख्या उत्पादक का तो एक ही है, लेकिन उसके ऊपर जो उपभोक्ता वाले हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, उनकी संख्या कुछ ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रकार इसका पिरामिड उल्टा भी बनता है, इसका पिरामिड सीधा भी बनता है। तो इस प्रकार से पहला क्या हो गया, जीव संख्या पिरामिड होता है। तो दूसरा पिरामिड जो होता है वो जीवभार पिरामिड होता है। और जीवभार पिरामिड में क्या होता है, इसमें उसके भार को लेते हैं। अब जीवभार पिरामिड में प्राथमिक उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के बारे में बोध होता है। तो जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, उन सारे का भार को जब लेते हैं और उस भार को बोध कराने वाला जो पिरामिड होता है उसे क्या कहते हैं, जीवभार पिरामिड कहते हैं। अब ये जीवभार पिरामिड जो होता है ये सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। तो यहाँ ये समझने वाली बात है, जब आते हैं जो संख्या पिरामिड, तो जो संख्या पिरामिड भी सीधा बनता है और उल्टा बनता है। और जो आपका जीवभार पिरामिड है ये भी आपका सीधा बनता है और उल्टा बनता है। अब इसे भी समझ लें कैसे सीधा कैसे उल्टा होता है। जैसे क्योंकि यहाँ पे जीवभार की बात हो रही है
तो जब जीव के भार की बात हो रही है तो अगर कोई घास या वन का पिरामिड है, तो घास या कोई वन का क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है वहाँ वृक्ष बहुत ज़्यादा संख्या में रहेंगे, उनका वजन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अब क्योंकि ये हमेशा आधार में उत्पादक होते हैं तो नीचे इनका आधार काफ़ी चौड़ा रहेगा। लेकिन अगर वृक्षों के भार बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा होने पर अब जो इनमें शाकाहारी जीव हैं उससे कम भार में होंगे, मांसाहारी उससे कम भार में होंगे, सर्वाहारी उससे कम भार में होंगे, तो ये भार क्या होगा, नीचे चौड़ा रहेगा, क्रमशः ऊपर पतला हो जाएगा। तो जो वन या घास का पिरामिड होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। लेकिन अगर एक तालाब का है तो तालाब का जो पिरामिड होता है ये हमेशा उल्टा होता है। मान लिया आप कोई तालाब लीजिए, अब तालाब में जलकुंभी या और भी ऐसे कोई जलीय पौधे जो होते हैं तो स्वाभाविक है तालाब में जो उनका भार रहेगा जल में तो वो आपका कम रहेगा, लेकिन उसमें जो मछलियाँ होती हैं वो ज़्यादा होंगी तो उनका भार ज़्यादा होगा। तो छोटी मछलियाँ का भार ज़्यादा, उससे ज़्यादा बड़ी मछलियों का ज़्यादा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो तालाब का पारितंत्र होगा वो आपका उल्टा बनेगा। उसमें क्या होगा, जो आपके उत्पादक होते हैं वो भार के मामले में वो कम होते हैं, लेकिन जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनका भार ज़्यादा होता है, बड़ी मछलियों का और ज़्यादा होता है। हो सकता है उसमें घड़ियाल मगरमच्छ उनका भार और ज़्यादा रहेगा अगर कई सारे हैं तो इस प्रकार से जो तालाब का जो भार पिरामिड होगा ये हमेशा उल्टा बनेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि तालाब का पिरामिड ये कैसा बनेगा जीवभार के मामले में, तो जीवभार के मामले में ये उल्टा बनता है। इसी प्रकार क्वेश्चन अगर संख्या के मामले कह देगा कि एक पेड़ का पिरामिड संख्या के मामले में कैसा होगा तो ये भी उल्टा रहेगा। तो इन विषयों पर थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो तीसरा होता है वो पिरामिड ऑफ एनर्जी, संचित ऊर्जा पिरामिड है। अब संचित ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, इसमें क्या होता है, विभिन्न पोषण स्तर जो जितने भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं, विभिन्न पोषण स्तर पर जो भी जीवधारी होते हैं, तो जितने भी जीवधारियों के द्वारा प्रयोग में लाई गई कुल ऊर्जा का जो परिणाम होता है, एक टॉपिक लेवल अगर लेते हैं या पोषण स्तर लेते हैं, उस पोषण स्तर पे समस्त जीवधारियों के द्वारा प्रयोग में लाई गई संपूर्ण ऊर्जा का जो परिणाम होता है उसको जो बोध पिरामिड होता है वो संचित ऊर्जा पिरामिड होता है। ये सदैव आपका सीधा बनेगा, ये सदैव सीधा बनता है क्योंकि इसमें ऊर्जा हमेशा शाकाहारी से मांसाहारी की ओर जाती है। तो स्वाभाविक है वनस्पतियों की संख्या खूब होगी, शाकाहारी की संख्या उससे कम होगी, मांसाहारी की संख्या उससे कम होगी, सर्वाहारी की संख्या उससे कम होगी। तो इस प्रकार से जो संचित ऊर्जा पिरामिड होता है ये क्रमशः आपका कम होते, तो इसलिए ये पिरामिड जो रहेगा ये हमेशा सीधा बनता है। तो इस प्रकार से पिरामिड से 3 पिरामिड से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा। अब कुछ यहाँ पे छोटे छोटे बिंदु आते हैं जिनको हम लोग एक लाइन में देख लेते हैं। हालांकि इन विषयों पर मेरा अगला वीडियो रहेगा, लेकिन अभी आपकी हेडिंग के बाद इसकी ये हम चर्चा कर दे रहे हैं। जैसे होता है जैव सांद्रण, क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। अब बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, अनेक प्रदूषणकारी पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं में वो स्थापित हो जाते हैं। जैसे कोई प्रदूषणकारी पदार्थ जैसे मान लिया DDT है या पारा है, तो जब उसको जो है मान लिया शाकाहारी जीव खाया, मांसाहारी जीव खाया, सर्वाहारी जीव खाया, तो सारे खाद्य श्रृंखलाओं के जीवों में वो अंतिम में जो उच्च स्तर का जीव होता है उसमें जाके ये संचित हो जाता है। तो जब उससे संचित हो जाता है तो क्योंकि ये डिजॉल्व नहीं होते हैं, ये डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उस जीव की मृत्यु हो जाती है। तो जो जैव सांद्रण का मतलब हो जाता है कि जैव सांद्रण का सीधा सा मतलब है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विघटनकारी नहीं होते हैं, वो जीवों में स्थानांतरित होते रहते हैं और जो उच्च स्तर का जीव होता है उसमें जाकर वो संचित हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि गिद्धों की संख्या लगातार कम हो रही है। गिद्धों की संख्या क्यों कम होती है, डाइक्लोफेनिक सोडियम जो दर्द निवारक दवा है, और जो है जानवर जब इसको खाए, जानवरों को कोई दर्द या कोई बीमारी होती है उनको जब खिलाते हैं तो क्योंकि उनमें वो स्टोर हो जाता है, और जब जानवर मरता है तो उसको गिद्ध खाता है, और जब गिद्ध खाता है तो स्वाभाविक है गिद्ध जब उसे खाएगा तो वो गिद्ध में जाके स्टोर हो जाता है, और जब गिद्ध में वो स्टोर होता है तो उसकी किडनी फेल हो जाती है, जो उसका साइड इफेक्ट होता है। तो इस प्रकार गिद्ध मर जाता है। तो इस प्रकार से जैव सांद्रण का मतलब होता है कि ऐसे कोई प्रदूषणकारी पदार्थ जो जीवों में जाके संचित हो जाते हैं क्योंकि वो नष्ट नहीं होते हैं, तो उससे क्या होता है जीव पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जीव की मृत्यु हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जैव सांद्रण कहते हैं। ऐसे ही मेरा जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वो बायो या जीवोम पर जो है। तो बायो जीवोम क्या होता है, ये जैसे किसी भी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पारितंत्र होते हैं, और किसी भी पारितंत्र में विद्यमान सभी प्रकार के जो प्राणी और वनस्पति जो होते हैं उनका जो समूह होता है, अर्थात दूसरी भाषा में हम समझ सकते हैं बायो या जीवोम का मतलब होता है किसी जीव का आवास क्षेत्र। तो आवास क्षेत्र, तो इस प्रकार से पूरी धरती पर कई प्रकार के बायोम का रूप देखने को मिलता है। जैसे आपका वन बायोम हो गया, एक वनीय क्षेत्र का जो आवास क्षेत्र है, जैसे आपका घास प्रदेशीय बायोम हो गया, जैसे सवाना क्षेत्र हो गया, प्रेरीज हो गया, स्टेपीज हो गया, पंपाज हो गया, कंपाज हो गया, ये सब जो आपके क्षेत्र रहते हैं। तो ये घास जो आपके रहते हैं, तो घास के जो प्रदेश हैं
तो इन प्रदेशों का जो बायोम हो गया, टुंड्रा क्षेत्र का बायोम हो गया, टुंड्रा के बाद सागरीय बायोम हो गया, एक सागर में रहने वाले जीव होते हैं उनका जो है आवास क्षेत्र का अध्ययन। तो इनका अध्ययन पे हम लोग अगले वीडियो में इस चीज़ को पढ़ेंगे। और तो ये जो बायोम का मतलब किसी भी जीव का आवास क्षेत्र से उसका मतलब होता है। अब इन्हीं जब दो बायोम का जो बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है, जैसे मान लिया एक बायोम आपका ये है, एक बायोम आपका ये है, तो बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे प्रतितान कहते हैं या इकोटोन कहते हैं। दो बायोम के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो होता है उसे प्रतितान या इकोटोन कहते हैं। तो पारितंत्र में ये एक पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पिरामिड के संदर्भ में कुछ बातें थीं जो निश्चित आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी थीं, आपके सामने रखा गया है, इसको देखिएगा। और साथ में जो बायोम पर है इस पर हमारा अगला वीडियो रहेगा।